हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडक्ट केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 एग्जाम के बारे में। हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है वो किस तरीके से पूछा गया है और कौन कौन से सवाल जो है वो एनसीईआरटी से पूछे गए। क्या इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि सारे सवाल इनऑर्गेनिक के जो है वो एनसीईआरटी से पूछे गए, यानी कि बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एनालिसिस करने वाले हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से सवाल जो है इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी से पूछे गए। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। एंड जो स्टूडेंट नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों को अगर ये डाउट होगा कि क्या सच में एनसीईआरटी को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके ये जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनालिसिस किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको देखा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया कि उनको इनऑर्गेनिक का भी लाइन बाय लाइन एनालिसिस चाहिए एनसीईआरटी से। तो उन्हीं की डिमांड पर हम लोग लेकर के आए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक पेपर एनालिसिस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। आप सभी को पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो चाहे वो नीट का एग्जाम हो। इस बार भी नीट के एग्जाम में आपको कोऑर्डिनेशन से 3 सवाल पूछे गए। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, पेपर बहुत आसान था, सवाल भी बहुत आसान है। और एनसीईआरटी से कहाँ से पूछे गए वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में पहला ही सवाल कोऑर्डिनेशन का है जो कि हमें शेप और ज्योमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको एक मैचअप्स मिलेगा। हम बोल सकते हैं कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, यहाँ PtCl2NH3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो सिस और ट्रांस बनता ही है इसके अंदर। तो ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो कर रहा होता है, यानी कि ए का सेकेंड होगा, सॉरी नॉट ए का सेकंड, ए का थर्ड होगा, स्क्वायर प्लेनर थर्ड पर है। फिर अगर मैं बात करूं बी की, तो बी जो होगा CONH3 का होल 6 Cl3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपाउंड ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी का फर्स्ट होगा ऑक्टाहेड्रल एंड NiCl4 जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं NiCl4। और FeCO का होल 5 जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो अगर आप इसको मैच करेंगे तो ए का जाएगा थर्ड एंड बी का जाएगा फर्स्ट एंड सी का जाएगा हमारे पास में फोर्थ एंड डी का जाएगा सेकंड। तो आंसर इसका होगा थर्ड। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आप देख सकते हैं मैं एनसीईआरटी का कटआउट यहाँ पे लगा रखा है मैंने। आप देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के किन किन लाइन से पूछा गया है। हर चीज़ आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो एक सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। सॉल्ट एनालिसिस में अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान सा सवाल है, एसीटेट आयन का ये सवाल है। इसमें आपको देखो क्या मिलेगा। इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्ट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वर एडेड which gave colorless vapor having the smell of vinegar. The vapor turned the blue litmus paper to red. तो देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि कलरलेस वेपर आती है विद स्मेल ऑफ विनेगर एंड वेपर्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा आयन होगा? एसीटेट आयन होगा। तो इसका भी आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 जो है वो आपके केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया है। केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सिंपल सा सवाल है। ClF3 के बारे में आपसे पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी के टेबल में लिखा हुआ है। इसका जो शेप होता है वो टी शेप होता है। तो पहली बात, हमारे पास में ये दोनों ही ऑप्शन चले गए, तो बचे हमारे पास में दो ही ऑप्शन टी शेप। अब अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें कितने लोन पेयर बचेंगे? 2 लोन पेयर बचेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ 2 लोन पेयर दिख रहा है, तो आंसर इसका जो होगा वो सेकंड होगा। बहुत सिंपल से सवाल है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एनसीईआरटी को डेली पढ़ें और उसको कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम रिवाइज करें तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। फिर अगर हम आगे बात करें, अगेन हमारा सवाल एक और जो है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है। इस बार जो सवाल है वो आइसोमेरिज्म से पूछा गया है। यहाँ आपके पास में कुछ कंपाउंड्स हैं और यहाँ आपको उनके आइसोमेरिज्म पूछा गया है। तो देखो ध्यान से, PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 जो है ये हमने पहले ही देखा था कि एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो सिंपल सी बात है, ए का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। फिर अगर हम बात करें COEN का होल थ्राइस, तो ये जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बी का जो है वो फर्स्ट आंसर होगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे CONH3 का होल 5 NO2, तो NO2 जो है वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसीलिए ध्यान रखें यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी।
तो यानी कि सी का आंसर 4 होगा। एंड फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो वाटर दिख रहा है, तो ये सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका अगर मैं आंसर करूँ तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास में थर्ड, एंड बी का आंसर होगा फर्स्ट, ए का आंसर थर्ड होगा, बी का आंसर फर्स्ट होगा, सी का आंसर 4 होगा एंड डी का आंसर सेकंड होगा। तो आप बोल सकते हो कि इसका भी आंसर जो होगा वो थर्ड ही होगा। फिर हम आगे चलें तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है? ये जो सवाल है ये आपके पी ब्लॉक से आया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने पी ब्लॉक जो है स्किप कर दिया होगा, उनको लगा होगा कि पी ब्लॉक से उतना कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखें पी ब्लॉक हमारे सिलेबस से हटा है, लेकिन उसकी रिएक्शन से हटी है। आपको क्या याद रखना है? आपको उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में जरूर जो है देखने को मिलेंगे, और एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। ब्लॉक केमिस्ट्री की, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। अब आगे आप जो 2027 के अंदर यानी 2027 में जो पेपर देने वाले हैं। अब इसमें एक चीज देखो ध्यान से, ये तीनों ही पॉइंट जो हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पहले तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट आपको इनकरेक्ट देखना है, देख लेते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखो कि नाइट्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर देन सिंगल फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है, बाकी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी में कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, ये सही आंसर होगा। मतलब ये स्टेटमेंट सही है, हमें तो इनकरेक्ट पता करना है। फॉस्फोरस के साथ में हमें 3 इथाइल जोड़ रखे हैं, आर्सेनिक के साथ में बेंजीन जोड़ रखा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं और ये डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद ट्रांजिशन मेटल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन कभी डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में डी ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो थर्ड होगा। नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इटसेल्फ। तो ये खुद के साथ भी कर सकता है, इवन ये दूसरों के साथ भी जो है वो क्या कर सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये आपको सब चीजें जो है एनसीईआरटी में यहाँ पे दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 67 की। तो ये सवाल जो है वो एनसीईआरटी से एग्जैक्टली मैच्ड है, पूरा का पूरा सेम। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं इसमें, अगर आप देखो ध्यान से तो कुछ भी चेंज नहीं किया गया, इसमें नंबरिंग भी चेंज नहीं करी। इसी ऑक्सीजन को उसने फर्स्ट लिखा है, इसी को उसने सेकंड लिखा है, तो सेम टू सेम है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो फर्स्ट का हमें मिलेगा +1, सेकंड का मिलेगा 0 एंड थर्ड का मिलेगा -1। तो देखो +1 0 -1, तो इसका भी आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की, तो ये देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉब्लम नंबर 3.4 है। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एनसीईआरटी के लाइंस तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से इनको नोट में लिखना चाहिए, नोट्स में, ताकि आप जो है इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल गलत ना कर पाओ। और जब आप पेपर दे रहे होंगे नीट का, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर, और आप उस कॉन्फिडेंस को यूज करके अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ हमें पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपरली सेम ऑर्डर मिलेगा। सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एंड फॉस्फोरस का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होता है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यहाँ पे तो फॉस्फोरस आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस, तो इसका भी आंसर जो है वो थर्ड ही जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की, तो 76 अगेन हमारे पास कोऑर्डिनेशंस हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं। तो देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास में एक से ज़्यादा डोनेट साइट्स होती है, बट एट ए टाइम वो एक ही यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक हमारे पास में थायोसाइनेट आता है। तो देखो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट हो जाएगा, और ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर हम आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर 82, तो 82 जो है वो डी एंड एफ ब्लॉक का है, और खास तौर पर ये एफ ब्लॉक का ही है। इसमें बोला गया है कि ऑल्दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन फॉर लैंथोनाइड। हमें पता है लैंथोनाइड के लिए जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे पूछा गया है कि सीरियम स्टिल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज। तो सीरियम जो होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये होता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो जो है वो एक और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडॉन,
यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान रखना है ये खुद जो है हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। फिर अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 84 की, तो देखो 84 फिर से जो है आपको पी ब्लॉक से पूछा गया है। इस बार ये जो पी ब्लॉक है वो आपका 13 एंड 14 ग्रुप से पूछा गया है, यानी कि 11th वाले पी ब्लॉक से पूछा गया है। इसमें कुछ जो है पॉइंट्स आपको ऑक्सीजन फैमिली के भी मिलेंगे, यानी एक ऑक्सीजन फैमिली का है। तो ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन -2 नहीं कर शो करता, जनरली वो +2 भी कई बार शो कर देता है। वो किस कंडीशन में करेगा, जब फ्लोरीन के साथ में कनेक्टेड होगा। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हमेशा ही -2 शो करेगा, ऑक्सीजन कैन शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर विथ फ्लोरीन। तो अगर वो फ्लोरीन के साथ में होगा तो वो +2 ऑक्सीडेशन को शो कर सकता है। फिर देखो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये एज इट इज ऑर्डर जो है आपको यहाँ मिलेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो ये ऑर्डर भी सही है कैटेनेशन प्रॉपर्टी का। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, तो सिंपल सी बात है ये खुद के साथ में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ये आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा। एंड वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड है ECl3, जिसमें ई बोला गया है बोरोन और एल्यूमिनियम हो सकते हैं। अगर ये ई जो है वो बोरोन होगा तो ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये ई एल्यूमिनियम होगा तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ AlCl3 है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और BCl3 जो है वो अपने आप लोन पर एक्सेप्ट करके सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो कि BCl3.NH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर इनकरेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, तो हमारा जो 84 का आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 86 की, तो 86 भी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे सवाल आपको ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें करेक्ट और इनकरेक्ट जो है पूछे गए हैं, तो इसमें आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। देखो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये प्रॉब्लम नंबर 3.5 से है। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमॉन्ग मैग्नीशियम Mg+2, एल्यूमिनियम Al+3। इसने लिखा है Al+3 और Mg+2, यानी कि लार्जेस्ट होगा Al+3 और स्मॉलेस्ट होगा Mg+2। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे लार्जेस्ट स्पीसीज इज Mg+, द स्मॉलेस्ट वन इज Al+3, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर ही होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, IUPAC नेम पूछा गया है 107 का अननेल सेप्टियम होता है। देखो 107 अननेल सेप्टियम यहाँ लिखा हुआ है। फिर अगर हम बात करें लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं, तो देखो यहाँ आपको डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ अगर आप देखो फोर्थ जो है ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सिंपल है, देखो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोवेलेंसी निकालनी है। तो इसका कोवेलेंसी 6 होगा और ऑक्सीडेशन नंबर इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसका वो 3 होगा, तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फिर अगर हम बात करें लास्ट सवाल 89 आपको डी एंड एफ ब्लॉक से मिलेगा, तो डी एंड एफ ब्लॉक से यानी कि डी ब्लॉक से एक सवाल और एफ ब्लॉक से एक सवाल पूछा गया, ये आपको इस पूरे पैराग्राफ से मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैराग्राफ वैसे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार सवाल भी पूछा गया। V2O5 कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो V2O5 जो है वो प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2, तो ए का आंसर थर्ड होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में आयरन कैटलिस्ट आर यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो देखो Fe जो है वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। फिर अगर हम बात करें इन द वेकर प्रोसेस द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय PDCl2। तो देखो PDCl2 जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, यानी कि इथाइन का ऑक्सीडेशन करके वो इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। ये वोकर प्रोसेस हम ऑर्गेनिक में पढ़ते भी हैं। फिर अगर हम बात करें निकल कॉम्प्लेक्स आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। तो ये क्या काम आते हैं, ये पॉलीमराइजेशन के काम आते हैं निकल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। तो अगर आप देखो ध्यान से V2O5 जो होगा वो थर्ड होगा, एंड आयरन वाला जो होगा वो फर्स्ट होगा, एंड PDCl2 जो होगा वो होगा 4, तो PDCl2 4 होगा। तो थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड इसका जो होगा वो होगा सेकंड, तो आंसर इसका चला जाएगा सेकंड। आप इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो आपने ये देखा होगा कि सारे सवाल जो है वो NCERT से लाइन बाय लाइन पूछे गए हैं,
इवन यहाँ तक तो कॉम्प्लेक्स भी चेंज नहीं किए गए हैं, वही कॉम्प्लेक्स पूछे गए हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो वो स्टूडेंट जो नीट 2027 या फिर नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, वो खास तौर पर ध्यान रखें कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वो एनसीईआरटी में ज़रूर फॉलो करें। वो डेली हैबिट रखें कि एनसीईआरटी को पढ़ना है और एनसीईआरटी से जो भी सवाल हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, उन सबको अच्छे से सॉल्व करना है और डेली उसको पढ़ना भी है और साथ ही साथ टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है, जिससे आप एनसीईआरटी पर एक अच्छी कमांड बना सकते हैं और एनसीईआरटी से फिर जो सवाल आएगा वो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप आसानी से जो है वो एग्जाम में जो है इन सवालों का आंसर कर पाओगे। एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, आपके स्टूडेंट्स या आपके जो दोस्त हैं वो देखें, जिससे उनको ये क्लियर हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का बहुत रोल होता है, हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। एंड अगर इससे रिलेटेड आपका भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नीट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक बैच अनाउंस किया जाए या फिर एक प्रॉपर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की जाए जिसके अंदर 2027 के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो करवाया जाए, जिसमें हम लोग बहुत लेंदी लेक्चर्स को तो नहीं रखेंगे, टू द पॉइंट लेक्चर्स को हम लोग रखेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई सीरीज स्टार्ट किया जाए जिसके अंदर डेली जो है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया जाए और आपका जो कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस है वो करवाया जाए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई इसके अलावा भी सजेशन है तो वो भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।